हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने क्लास 10th के जो बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो उस कोर्स के अंडर हमने सबसे पहले केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पढ़ाया था। उसके बाद आज हमने एक बायोलॉजी का लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। आप उस लेक्चर को जाके देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक, तो उसी कोर्स के अंडर आज हम फिजिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले लाइट। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स। तो लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें इनेबल करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए फिर देखते हैं हम लोग। और हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे सकते हैं? आइदर वो उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होके आ रहा है या फिर रिफ्रैक्ट होके आ रहा है। आइए हम इसको देखते हैं आगे के लेक्चर्स में। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हम लोग लाइट को कैसे, हमें ऐसा कैसे होता है कि लाइट आ रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सन है, वहाँ से सन हमारा लाइट का सोर्स है। ठीक है, वहाँ से इनॉर्मस लाइट और एनर्जी दोनों का वो सोर्स है, तो हम उसे देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ से लाइट आ रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि सन को तो हम लोग देख लेते हैं, वहाँ से लाइट आ रहा है, लेकिन ये चेयर टेबल है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम उसे देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि या तो वहाँ से लाइट आ रही हो या फिर वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। सोर्स से अगर कोई लाइट निकली है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तभी हम उसे देख सकते हैं, अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज हमारे आंखों में जाए तो। ठीक, जैसे तो इस बेसिस पे हमारा दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। कैसा? क्या क्या? इस बेसिस पे हमारा दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, 2 टाइप्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, और दूसरा क्या होता है? नॉन लुमिनस। ठीक, पहला है लुमिनस, दूसरा है नॉन लुमिनस। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें कि हमारा खुद की वो लाइट को एमिट कर रहा हो, मतलब उसका खुद का लाइट हो। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक कैंडल आप या तो बर्न कर दीजिए या फिर सन की जो लाइट आ रही है। तो लुमिनस में मैंने आपको क्या बताया? लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं। जैसे कि ये आप किसी कैंडल को बर्न कर दीजिए, उसकी लाइट, या फिर हमारे सन की लाइट। तो इसमें एग्जाम्पल लुमिनस ऑब्जेक्ट का क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल है सन और कैंडल। ठीक है, जो अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहे हो। ठीक है, तो अब दूसरे पे आते हैं, क्या? हमारे नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? नॉन लिमिनस के अंडर में आते हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट ना कर रहे हो, और साथ ही साथ वो किसी और सोर्स की, जो लिमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जैसे मून इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मून है, वो हमारे सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं। ठीक, अब एक और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी लाइट की मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको ऐसा कैसे पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और बेंड होके नहीं? ऐसे कुछ और किसी कर्व में नहीं बना रहा है, कोई कर्व डायरेक्शन में ऐसे बनाते हुए कर्व पाथ को वो ट्रेस नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए आप कोई भी एक छोटा सा लाइट सोर्स ले लीजिए और उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर जो कि लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ही हमें शेडो दिखता है। ठीक, तो अगर कोई छोटा सा आप लाइट का सोर्स ले लें, कोई स्मॉल लाइट सोर्स, जैसे आप टॉर्च ले लीजिए। ठीक, और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा चट्टान या फिर कोई स्टोन ऐसे पड़ जाए। ठीक, तो आप जस्ट उसके पीछे देखेंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा, उसका शेडो दिखेगा हमें। ठीक है, उसका शेडो बन जाता है। ठीक, तो इसके लिए क्या हमें पता चलता है कि लाइट ऐसे जा रही होगी स्ट्रेट लाइन में, तभी तो इस पर्टिकुलर स्टोन का यहाँ पे पीछे शेडो बन रहा है।
ठीक, तभी तो इसका शेडो मिल रहा है हमें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये हमें पता चल जाता है। अब लाइट का नेचर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ लाइट। ठीक, तो दो थ्योरीज दी गई थी पर्टिकुलरली, उसमें दो थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी है वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक, और दूसरा जो थ्योरी दिया गया था वो था क्या था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आइए अब इन दोनों थ्योरीज को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेव नेचर। तो वेव नेचर में क्या होता है, वेव नेचर में क्या होता है कि जो हमारा लाइट का बिहेवियर होता है वो एज अ वेव, एक हम उसे एक वेव की तरह मानते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये ट्रेवल करता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है कि जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, वो एक दूसरे को बनाते हुए चलती हैं और उनका वाइब्रेशन डायरेक्शन लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक, ये आपके मतलब अभी काम का तो नहीं है, लेकिन बस जान लीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो जिसमें हमारा जो विजिबल रेंज होता है वो होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक। ये हमारा क्या होता है, विजिबल रेंज। मतलब इसके बीच की एनर्जी को हम देख सकते हैं, इसके बीच के रेडिएशन को हम देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल रेंज ये हमारा किस में आता है, वेव नेचर में। ठीक है, और पार्टिकल नेचर में हम लाइट को एज अ पार्टिकल मान के चलते हैं। ठीक है, और उसका जो एक पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या एक एनर्जी पैकेट है उसे हम क्या कहते हैं, एक मतलब बंडल, फोटोन कहते हैं, PHOTON, फोटोन। एक पार्टिकल, जो लाइट का एक पार्टिकल है उसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, दीज आर एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा। ओके, तो आगे हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये था हमारा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा है ना कि जैसे अगर हम लोग लाइट को वेव नेचर की तरह ट्रीट करते हैं तो हम उससे कुछ सर्टेन फेनोमेनाज ऐसे होते हैं जिसको हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे फेनोमेना भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक, कुछ वो अगर जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा होगा वो कभी वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा, और जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा होगा वो कभी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो उसके एग्जांपल क्या क्या है, क्या कौन कौन से ऐसे फेनोमेना है जो वेव नेचर से हम लोग मतलब एक्सप्लेन कर पाते हैं लाइट के। उसमें सबसे पहला है डिफ्रैक्शन, दूसरा है इंटरफेरेंस, तीसरा है पोलराइजेशन। ठीक, ये तीन ऐसे फेनोमेना हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो पाते हैं। ठीक है, उसमें डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे अगर कोई पार्टिकल है, जो लाइट का वेवलेंथ है, जो लाइट ट्रेवल करते हुए आ रही है, अगर उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल, अगर उसके मीडियम का जो पार्टिकल है उसका साइज अगर उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाता है तो लाइट जो है उसके साइड से बेंड करते हुए निकल जाती है। ठीक, जो शार्प एजेस होते हैं उधर से लाइट हमारी बेंड कर जाती है। ठीक है ना, तो उसे हम ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक, ये था डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस मतलब दो रेज का इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक, पोलराइजेशन मतलब पोलराइज हो रहा है। तो इसके बारे में, इन दोनों फेनोमेना के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये 11th और 12th का टॉपिक है। ठीक, तो ये तीन ऐसे फेनोमेना थे जो हमारा वेव नेचर से एक्सप्लेन हो पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से। अगर हम लाइट को वेव नेचर कंसिडर करें, वेव एक एज अ वेव ट्रीट करें, तो ये तीन फेनोमेना हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कोई ऐसे फेनोमेना जो हमारा पार्टिकल नेचर से सिर्फ एक्सप्लेन होगा, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, उसका एग्जाम्पल है, उसमें सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन, और तीसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई शेडो बना रहा है, लाइट जैसे किसी ऑब्जेक्ट का शेडो बना रहा है, तो वो भी हम लोग पार्टिकल नेचर के ही अंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये दो तो बहुत बेसिक हैं, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में अच्छे से। और एक जो हमारा कास्टिंग शेडो, वो भी इसी नेचर के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज ए ट्रीटिंग लाइट एज अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल की तरह अगर हम उसे ट्रीट करेंगे तो हम लोग कास्टिंग शेडो के फेनोमेना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा अलग अलग। लेकिन फिर एक थ्योरी आती है
मॉडर्न थ्योरी, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आता है, क्वांटम थ्योरी, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों थ्योरी को एक कंबाइन करके यूज करते हैं, इन दोनों थ्योरी को कंबाइन कर देते हैं, मतलब तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब अगर हम लाइट को वेव की तरह और पार्टिकल की तरह दोनों तरीके से अगर कंसीडर करें तो हम उसे क्या कहेंगे, लाइट का डुअल नेचर। ठीक है, तो वो हमारी थ्योरी आती है मॉडर्न थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उसके अंदर हम लोग लाइट को एज अ पार्टिकल, एज अ वेव, दोनों तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पार्टिकल नेचर में रिफ्लेक्शन को, हम लोग इस लेक्चर में ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इस तरीके से कंसीडर करिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि जैसे आप टेनिस खेल रहे हैं और सामने आपकी एक बॉल हो, तो अगर आप अपने टेनिस से अगर आप उस बॉल को हिट करते हैं तो जब वो बाउंस बैक, जब वो वॉल से टकराती है तो वो बाउंस बैक करके वापस आपके पास आती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही फेनोमेना होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक, तो आइए उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ बता दूं, जैसे कि अगर हमारा कोई लाइट, मतलब लाइट है, लाइट का सोर्स है जो एमिट कर रहा है लाइट, तो जो लाइट आ रही है अगर वो किसी सरफेस पे अगर गिर रही है, वो लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल हो रही है, तो उसमें तीन तरह के फेनोमेना होते हैं, तीन चीज होता ही होता है। क्या? रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट गिरी, कुछ पोर्शन उसका, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट वो सरफेस उसे, जो जिस सरफेस पे वो गिरी है वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ ऐसा भी हुआ कि वो उस ऑब्जेक्ट को पार कर गया, लाइट हमारी उस ऑब्जेक्ट को पार कर गई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिट होना। ठीक, उस ऑब्जेक्ट को पार कर गई तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसमिट होना। अब देखते हैं, जैसे उसमें तीन तरीके की चीजें इसमें क्या क्या होती हैं, जैसे देखिए रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होगा, ट्रांसमिट कर जाएगी उसमें से, ट्रांसमिट, तीसरा क्या होगा, रिफ्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड कह लीजिए, मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन पहले ही लिख दिया था, तो ये एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये तीन तरह के फेनोमेना आपको दिखेंगे, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। ठीक, अगर वो सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब अगर उसमें सिल्वर की कोटिंग हुई रहेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। डोमिनेंट फेनोमेना क्या होगा, हम लोग उस हिसाब से उसका देखते हैं। अगर डोमिनेंट आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, हो तीनों रहेगा, होता तीनों है, लेकिन जो डोमिनेंट रहता है हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। ठीक, तो डोमिनेंट अगर रिफ्लेक्शन है तो हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे, डोमिनेंट अगर रिफ्रैक्शन है तो हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, अगर डोमिनेंट एब्जॉर्प्शन है तो हम लोग एब्जॉर्प्शन देखेंगे। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जैसे आप मान लीजिए कोई आपका, आपने कभी ब्लैक बोर्ड पे अगर क्लास किया है, किया ही होगा, तो अगर ब्लैक बोर्ड को आप देखेंगे तो ब्लैक कलर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो जो भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो उसका बहुत मेजर पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो कंप्लीटली ब्लैक दिखता है। ठीक, और ठीक है, तो ये आपको पूरा कंप्लीटली ब्लैक दिख रहा है, तो वो क्या किया होगा, वहां पे कौन सा फेनोमेना हुआ होगा, एब्जॉर्प्शन। अब ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, वो रिफ्लेक्ट किया तभी आप उसे अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, या तो वो लाइट इमिट खुद का कर रहा हो या फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठीक, तो रिफ्लेक्शन भी देखिए वहां हो रहा है, कंप्लीटली ब्लैक है इसलिए वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा, लेकिन वो हमें इतना डोमिनेंट नहीं है कि हम उसे वहां पे स्टडी करें। ठीक, तो अब ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिट करने का क्या मतलब हुआ, अगर वो मीडियम चेंज होना, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो लाइट थोड़ी सी मतलब ट्रांसमिट, मतलब उसके अंदर से, ऑब्जेक्ट के अंदर से ट्रेवल कर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट के अंदर से ट्रेवल कर जाना। और ऐसे सब्सटेंस जो कि जिनके अंदर से लाइट मतलब ट्रांसमिट हो जाती है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक, वो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलाउ करते हैं लाइट को खुद के अंदर से पास होने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ये तीन फेनोमेना, जो कि अगर लाइट फॉल करती है किसी सरफेस के ऊपर तो ये तीन फेनोमेना होते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मिरर है, क्या है, मिरर। ठीक, ये हमारा मिरर है,
इसके पीछे अब कुछ मैं ऐसा भी टर्म बता रहा हूँ, जैसे देखिए इसके पीछे हमने एक सिल्वर की कोटिंग की हुई है, ठीक। ये हमारा मिरर है, इसके बैक साइड पे हमने सिल्वर की कोटिंग की हुई है, ठीक। तो सिल्वर की कोटिंग क्यों? क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, मतलब मोर देन 75% जो रेज होती हैं जो मिरर के, मतलब सिल्वर, अगर हम सिल्वर की कोटिंग हुई है तो सिल्वर पे अगर 95% जो इंसिडेंट रेज हैं लाइट की वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर हमारा सिल्वर की कोटिंग हुई है तो मोर देन 95%, तो सोच लीजिए कितना अच्छा रिफ्लेक्टर है ये, ठीक। तो ऐसी कोई कोटिंग हुई है हमारे मिरर में, तो इस डॉट पे हमारा जो लाइट है वो गिर रहा है आके इस मिरर के ऊपर, इस पॉइंट पे पड़ रहा है आके, फॉल कर रहा है, तो यहाँ से देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये फिनोमेना क्या है? सेम मीडियम में। और हमेशा ये एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम मीडियम में है, मीडियम हमारा चेंज नहीं हुआ, हमारा सेम मीडियम है। तो आप इसका रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग अ surface, mirror surface is this phenomenon is also called as reflection of light। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इजीली इसको समझ सकते हैं, ऐसा कोई इसमें टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही आसान है, मैं और इसको आसान तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। और अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बहुत अच्छे से पॉलिश्ड हों और उनका शाइनी सरफेस हो, तो वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेस, ठीक। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ऐसे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बहुत ही अच्छे से पॉलिश्ड हों और शाइन कर रहे हों, वो बहुत अच्छा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और उनके कंपैरिजन में जो डल और अनपॉलिश्ड सरफेस हैं वो बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर को। तो प्लेन मिरर कैसे बनता है? प्लेन मिरर कैसे बनता है? प्लेन मिरर में हम लोग एक जैसे ग्लास ले लीजिए, आप उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग कर दीजिए, ठीक। अब इस ग्लास के पीछे बैक साइड में मान लीजिए मैंने ऐसे इसका बैक बनाया, ठीक, ऐसे। तो इसमें हमने क्या कर दिया? सिल्वर की कोटिंग, इसके पीछे सिल्वर की कोटिंग हो गई, मतलब जो ग्लास है उसके ठीक पीछे सिल्वर की कोटिंग हो गई। और उस सिल्वर मेटल की जो कोटिंग होने के बाद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेड ऑक्साइड का यूज करते हैं, उसके पीछे हम लोग रेड ऑक्साइड का एक और लेयर चढ़ा देते हैं। लेकिन जो हमारा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा जो सिल्वर की कोटिंग हुई रहती है उस सरफेस से होता है, ठीक है। और हम इसका प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन और कुछ ऑब्लिक लाइंस, ऐसे ऐसे छोटी छोटी, ठीक। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर, ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा होगा? ये वाला, ये हमारा जो है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? यहां से हमारा, इसी सरफेस से हमारा लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ये जो ऑब्लिक लाइंस होता है उसके ठीक अपोजिट वाला सरफेस, ऑब्लिक लाइंस इस साइड है तो इस साइड वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग होगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया प्लेन मिरर का। अब हम देखते हैं रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। तो ढेर सारा जो होता है, अ बंडल ऑफ लाइट रेज, अ बंडल ऑफ लाइट रेज, इसे हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट, ठीक। और रे ऑफ लाइट क्या होता है? अ सिंगल डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसमें एरो होता है वो एरो का डायरेक्शन क्या दिखाता है? किस डायरेक्शन में हमारा लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन। तो उसे हम क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। और जब ढेर सारे रेज मिलते हैं, ढेर सारे रेज मिलते हैं, देखिए इसका डायरेक्शन भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया एरो बना के, तो उसे हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? तो आइए हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले मैंने आपको प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी बताया है। तो देखिए ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, इसको हमने बना दिया यहाँ पे, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे ये एम डैश है, ये मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर है, और ये लाइट आ रही है, ठीक, ये हमारी लाइट आ रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का जो सरफेस है, ठीक है, प्लेन मिरर का ये सरफेस है एम डैश, वो लाइन दिखी रही है आपको, उसके परपेंडिकुलर
प्लेन मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनिएगा, प्लेन मिरर mm डैश है, इसकी सरफेस जो है ये, इसके ठीक परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक, अब मान लीजिए ए, ये जहां पे ये पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट टकराई मिरर से, वो पॉइंट को क्या है, मान लीजिए ओ, और ये मान लीजिए पॉइंट है बी। ठीक, तो हमारी जो लाइट इंसिडेंट हुई, तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे इंसिडेंट रे। तो अगर आपसे पूछे इंसिडेंट रे क्या है, तो वो लाइट जो मिरर पे फॉल कर रही है, ठीक, वो क्या है, हमारी इंसिडेंट रे। तो जो हमारी एओ लाइन है, एओ रे है, एओ रे है, क्यों है रे, क्योंकि उसका एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा इन्फाइनाइट है, तो वो रे की डेफिनेशन होती है। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एओ, ये क्या है हमारा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक, और जो हमारा ओबी, ओबी आपको रे दिख रहा है, ओबी, वो क्या है, यहां पे देख लीजिए, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और जो हमारा एन है, ये जो एन दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन से, वो क्या है, नॉर्मल। किस पे नॉर्मल है ये, mm डैश पे। mm डैश के साथ इसका कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे मैं अलग से भी बना के दिखा देता हूं नॉर्मल को। ये हो गया हमारा मिरर, mm डैश, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, और फिर ये देखिए, ये क्या है, एंगल 90 डिग्री, ये क्या है हमारा, नॉर्मल। ठीक, यहां से क्लियर हो गया। अब देखिए, जिस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे मिरर को मीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसी पॉइंट से हमारा नॉर्मल भी आके मीट करता है, और उसी पॉइंट से हमारा रिफ्लेक्टेड रे जनरेट भी होता है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, जहां पे इंसिडेंट होगा वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेंगी, और ठीक वो उसी पे हमारा नॉर्मल भी वहीं पे ड्रॉ होता है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया, ए हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एन हो गया नॉर्मल। अब हम इसमें आगे देखते हैं कुछ टर्म्स, एक दो टर्म्स और हैं, जैसे क्या है, अब क्या टर्म है, ये एंगल और ये एंगल। इसको मैंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, फिर से सुन लीजिएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है हमारा यहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारा स्मॉल आर एंगल बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर क्या है यहां पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्मॉल आर क्या था हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम देखते हैं इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए इतने सारे टर्म्स का क्लियर होना बहुत जरूरी था। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, इतना हमें पता होना जरूरी था। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैंने बताया है, वो बताया है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ठीक है, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। ठीक, और आप ज्योमेट्री से ये भी देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और मिरर के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल है हमारा, वो मिरर के सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से आप ये भी देख लेंगे। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दो लॉ हम बेसिकली पढ़ते हैं, दो ही लॉ होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसमें पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिएगा, फिर से सुनिएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं यहां पे फिर से बना के आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। ठीक, यहां पे लाइट आई और यहां पे इंसिडेंट की। ठीक, तो इसी पे हम लोग नॉर्मल भी बना देते हैं, और ये रिफ्लेक्ट की, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है,
रिफ्लेक्टेड रे है, AO N और B, AO OB और जो N है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है हमारा पॉइंट O, क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मिरर प्लेन के ऊपर। अब देखिए ये जो हमारा MM डैश है, MM डैश मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मिरर बना दीजिएगा, इसे डॉटेड ऐसे ऑब्लिक लाइंस दिखा दीजिएगा। तो MM डैश जो हमारा मिरर है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पे देखिए एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। किस प्लेन में? मिरर प्लेन के प्लेन में। ठीक, तो ये हमारा पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ था ये हमारा रिफ्लेक्शन का। तो वो था हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आप इस मिरर प्लेन से देखिए, ये मिरर मैंने बना दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर MM डैश, ये स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करिएगा। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये बना दिया मैंने नॉर्मल एट पॉइंट O। ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B। रे, ये हमारा रे था, इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एरो ऐसे बना दिया, मतलब ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने बता दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको पीछे क्या बताया था? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल I, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल I से, वो क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या है? R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये है हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये लॉ है, ये दोनों जो लॉ है मिरर के, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ जो ये दोनों हैं, ये हर एक मिरर के लिए ट्रू है, या वो मिरर प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो। हम आगे डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर को। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये कैसा भी मिरर हो उसके लिए ये ट्रू होता है, दोनों लॉ ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आप कंसिडर करिए कि कोई ऐसी लाइट रे आ रही है जो नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट कर रही है, ये हमारा O था, ये हमारा नॉर्मल था। अब कोई लाइट रे आई, इसी नॉर्मल के अलोंग गई, इंसिडेंट हुई, तब क्या होगा? तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। मतलब क्या? नॉर्मली अगर कोई रे इंसिडेंट कर रहा है तो वो, अब आप खुद से इसको देख सकते हैं, मैंने अभी सेकेंड लॉ में क्या बताया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई नॉर्मली अगर कोई रे इंसिडेंट कर रही है, ठीक, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के ही नॉर्मली ही इंसिडेंट कर रही है वो रे, तो उसके बीच में एंगल कितना हो गया? 0, मतलब एंगल I कितना हो गया? 0। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के इससे क्या होगा? एंगल R भी 0 होगा। अब वो तभी 0 होगा जब वो उसी पाथ पे लाइट वापस लौट जाए। ठीक, तो इस लॉ की वैलिडिटी देखिए, एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। तो देखिए, आप इस लॉ से इस फेनोमेना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको ऑब्जेक्ट इमेज और बाकी मिरर फार्मूला, जितना भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन है, वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।